गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो, ये फर्स्ट ईयर की नई एक पोएम है हमारी यूनिट नंबर 2 के अंदर, द गुड मैरो। किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डन के द्वारा। ठीक है, तो एक और नई पोएम आज इस नए वीडियो के साथ। आई होप कि आपको हमारे जो भी वीडियो है अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और आपकी जो भी कोई कमेंट्स हैं तो आप नीचे जो कमेंट्स बॉक्स हैं आपके, उसमें आप आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नए वीडियो में आपको नए क्वेश्चंस, वो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज चलते हैं हम एक नई पोएम के साथ। क्या नाम है? द गुड मैरो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक शुभ कल, मतलब जो हमारा आने वाला कल होता है, जो आने वाला जो कल होता है हमारा, वो एक कैसा हो? अच्छा हो, एक बढ़िया हो। ठीक है, शुभ कल, मतलब इसका गुड मैरो का मतलब ये होता है। मैरो का मतलब होता है कल। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन डन के द्वारा। जॉन डन बहुत ही फेमस पोइट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो उनके द्वारा ये आपकी पोएम लिखी गई है। इनका जन्म कब होता है? 1572 के अंदर। 1572 के अंदर इनका क्या होता है? बर्थ होता है। ठीक है, और डेथ कब होती है? 1631 के अंदर इनकी डेथ होती है। ठीक है, 1631 के अंदर इनकी क्या होती है? डेथ होती है। अब हम देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट पढ़ेंगे। पोइट का इंट्रोडक्शन क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम पढ़ेंगे। और लास्ट थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे? आउटलाइंस ऑफ द पोएम, कि हमारे पोएम की जो मुख्य बातें वो क्या क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और आखिरी में हमारा रहेगा कि हमारे एग्ज़ाम के अनुसार हमारा कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या क्या क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक करके क्या करेंगे, आपकी जो द गुड मैरो इस पोएम को पूरा करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट, पोइट का क्या है? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि जो जॉन डन थे वो इंग्लैंड के अंदर जो विलियम शेक्सपियर थे उनके कंटेम्प्रेरी पोइट थे। जो कंटेम्प्रेरी पोइट मतलब समकालीन, विलियम शेक्सपियर और जॉन डन मतलब एक खास मित्र थे। उनकी जो बहुत सारी पोएम थी वो उनके साथ साथ में ही प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो जॉन डन थे ये भी बहुत बड़े महानतम लेखकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? हिज नेम वॉज प्रोनाउंस एज स्पेल्ड डन। इनको आज भी जॉन डन से जॉन डन ना कहते हुए क्या कहते हैं? डन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डन। लोगों के बीच में बोलते बोलते क्या हो गया इनका? डन। इनकी स्पेलिंग क्या हो गई? DUNN। ठीक है, तो डन कहना इनको शुरू कर दिया लोगों ने, तो ये डन नाम से भी क्या थे उस इंग्लैंड में फेमस थे। फिर देखते हैं कि हिज फादर, इनके पिताजी क्या थे? पिताजी क्या काम करते थे? वो एक क्या थे? आयरन मॉन्गर थे। आयरन मॉन्गर किसे कहते हैं? जो लोहार होता है, लोहे का जो काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? आयरन मॉन्गर कहेंगे। ठीक है, तो जो जॉन डन के जो पिताजी थे वो क्या थे? आयरन मॉन्गर थे। ठीक है, अब इनकी जो मदर थी, हिज मदर वॉज ए डॉटर ऑफ ए जॉन हेवुड। जॉन हेवुड उस काल के एक लेखक थे जिनकी बेटी थी कौन? जॉन डन की माताजी। वन ऑफ द एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट। एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे वो। एलिजाबेथन युग के वो क्या थे? एक नाटककार थे। एलिजाबेथन युग कौन सा होता है? जब क्वीन एलिजाबेथ जब राजगद्दी पे बैठी तो उस समय वहाँ पे क्या हुआ था? भाईचारा, ह्यूमैनिटीज़ पे, ये ऐसी लव प्रेम चारे पे इतनी मतलब वहाँ पे उस काल में उस जैसी बातों पर ही पोएम और ड्रामे लिखे जाते थे। तो हम उसी काल को क्या कहते हैं? एलिजाबेथन युग कहते हैं। और उसी काल के ये क्या थे? नाटककार थे। और इनकी ये किसकी सिस्टर थी? जैस्पर हेवुड की। इनकी जो माताजी थी जो जॉन डन की, ये किसकी सिस्टर थी? जैस्पर हेवुड की। ठीक है, वन ऑफ द सेलिब्रेटेड जेसमिट। जेसमिट का मतलब क्या होता है? जेसमिट मिशनरी। एक वहाँ पे क्या होता था? अलग अलग तरह की मिशनरियाँ हुआ करती थी। मिशनरियाँ मतलब क्या होती है? एक धर्म का संगठन होता है जो क्या करता है? धर्म की बातें या धर्म के बारे में लोगों के बीच में
विचार को फैलाता है। ठीक है, जिस तरह से जैसे आज हमारे यहाँ पे अगर देखते हैं अपन कि अलग अलग धर्म के क्या है, अलग अलग संगठन है। ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी थे उनकी जो ये संगठन थे, उसी संगठन के ये क्या थे, एक बहुत बड़े पादरी थे, प्रेस्ट थे। ठीक है, और उनके टाइम में तो ऐसे हम देखेंगे कि हमने क्या देखा, किस तरह से जॉन डन को लोग बुलाते थे और इनके पिताजी क्या थे, एक लोहार थे, और इनकी जो माताजी थी वो क्या थी, एक फेमस जो नाटककार थी उनकी बेटी थी, और उनके जो पिता कहते हैं कि जो भाई थे वो एक क्या थे, पादरी थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जो इनके जो परिवार का जो वातावरण था, क्योंकि जॉन डन के जो पिताजी थे वो बहुत ही कम उम्र में क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, और फिर इनका जो भी लालन पालन जो भी पोषण करते हैं वो इनकी किसने किया, इनकी माताजी ने किया। तो ये जॉन डन और ये दो भाई थे। ठीक है, तो जॉन डन क्या थे, शुरुआती पहले से ही वो क्या थे, बहुत शरारती थे। उनको ये सारी इतनी डिसिप्लिन्स, ये पाबंदियाँ इनको पसंद नहीं थी। और इनकी माताजी क्या थी, जेस्पिट मिशनरी, कि इनके घर में एक ऐसा ही वातावरण था, क्योंकि इनके भाई खुद पादरी थे, इतना एकदम कड़क वातावरण था, और इनकी मदर उसी वातावरण में बड़ी हुई थी। तो इसको भी क्या था कि ये चाहती थी कि मेरे बेटे भी क्या हो, उसी तरह से उस वातावरण में जाए, लेकिन ऐसा वातावरण बिल्कुल जॉन डन को पसंद नहीं था। ठीक है, फिर हम देखते हैं किस तरह से आगे देखते हैं। देखो, द पोएट्स चाइल्डहुड। अब जो जॉन डन का जो बचपन था, बचपन का जो काल था जॉन डन का, ठीक है, द काइंड ऑफ एजुकेशन ही रिसीव अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ। अब जॉन डन ने अपनी जो भी अर्ली एजुकेशन थी वो अपने मदर, अपने गांव के अंदर ही इन्होंने पूरी की थी। ठीक है, अर्ली स्टेज की। उसके बाद वो कहाँ चले गए, ऑक्सफोर्ड चले गए अपनी आगे की जो ग्रेजुएट करने के लिए, और फिर उससे आगे और पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए, कैम्ब्रिज चले गए, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह से इनका एजुकेशन हुआ, और ये ज़बरदस्ती माना जाता है कि वहाँ से घर से भाग के चले आए थे ऑक्सफोर्ड में, क्योंकि इनकी माताजी नहीं चाहती थी कि ये ज़्यादा आगे पढ़े। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये बातें देखने को मिलती है। फिर इन्होंने क्या किया था, ही स्टार्टेड राइटिंग, ये लिखना शुरू करते हैं। कब लिखना शुरू करते हैं, 1593 के अंदर। 1593 में ये क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। एंड हिज फर्स्ट क्रिएशन वर सटायर, और इनका जो पहला जो क्रिएशन था वो सटायर था। सटायर नाम की एक वॉल्यूम थी जो इनकी क्या थी, पहला क्रिएशन था, और ये लोगों को बहुत पसंद आया था, ये बहुत पसंद आया था। उसके बाद क्या होता है, जब वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, थोड़े बहुत नाम हो गया होता है उनका एज ए पोइट, तो वो क्या करते हैं, एक लड़की को पसंद करते हैं, और वो उसके प्रेम में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ही फेल इन द लव विथ एना मोरे। एना मोरे नाम की जो लड़की थी, इसके साथ उनका क्या चलता है, प्रेम संबंध चलता है। एंड ही मैरिड इन 1601, और वो सीक्रेटली बिना इनकी माताजी को बताए क्या करते हैं, उसके साथ शादी कर लेते हैं। कब करते हैं, 1601 में। अब क्या होता है कि जब माताजी को पता चलता है कि जॉन डन ने क्या कर लिया, शादी कर लिया, तो जॉन डन वैसे ही घर से क्या होते हैं, भाग के चले आए थे। ठीक है, बिना बताए, क्योंकि उनको क्या था, उस वातावरण में नहीं रहना था। लेकिन फिर क्या होता है, जब शादी हो गई है तो फाइनेंशियली भी इनको क्या था, परिवार को चलाना था। ठीक है, तो इनके सामने कई सारे कंडीशंस आए कि भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई आगे कमाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार चलाना है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही लापरवाह टाइप के इंसान थे, तो इन्होंने क्या किया, बहुत ही फाइनेंशियली इनके सामने डिफ़िकल्टीज आई। इनके जो ससुर थे, जो इनके फादर इन लॉ थे, इन्होंने इनकी मदद की, और फिर ऐसे करके थोड़े दिन बाद ही इनका जो रिलेशन था शायद छूट गया था, और ऐसे करके इनकी जीवन की जो भी गाड़ी थी वो आगे बढ़ रही थी, और आखिरी में जॉन डन की मृत्यु हो जाती है। कब, 1630 के अंदर। ठीक है, तो ऐसे माना जाता है कि जो जॉन डन थे वो एक समय के धीरे धीरे बहुत ही फेमस लेखकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अपने काम की वजह से। फिर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देखेंगे। पोएम का हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो पोएम है वो किस बात पे है, उसकी क्या थीम है, वो सारी चीज़ें यहाँ हम एक एक करके देखेंगे। हिज पोएम वर मीन्ड प्राइमरी फॉर ए प्राइवेट रीडिंग एंड
प्राइवेट सर्कुलेशन। माना जाता है कि इनकी जितनी भी पोएम थी वो प्राइवेट रीडिंग और प्राइवेट सर्कुलेशन की वजह से ही क्या थी, फेमस थी। लोग क्या करते थे, प्राइवेट रीडिंग करना उनकी पोएम को ज़्यादा पसंद करते थे। फिर क्या है, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज सेलेक्टेड पोएम्स इज द सॉन्ग एंड सोनेट। ये जो द सॉन्ग एंड सोनेट है ये इनका पहला वॉल्यूम था जो काफ़ी लोगों को क्या हुआ, पसंद आया। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि बहुत सारी पोएम एक ही पार्ट में आ जाती है जब इनकी पब्लिकेशन होती है, ठीक है। जहाँ पर भी अपन बुक छपाते हैं वहाँ पे बहुत सारी पोएम का एक क्या होता है, बंडल होता है, वो एक ही बुक के अंदर इन्होंने छपवा दिया। क्या नाम था, सॉन्ग एंड सोनेट, जो लोगों को काफ़ी पसंद आई, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि द पोएम एक्सप्रेस द पोइट एड्रेंट डिज़ायर। इस पोएम के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से पोइट का एक एड्रेंट डिज़ायर है, पोइट की एक इच्छा है कि टू द स्पिरिचुअल लव स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लव, कि जो हमारा भौतिक प्रेम है, किस तरह से जो भौतिक प्रेम है वो आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तन होता है। ये बातें हम इस पोएम के अंदर देखेंगे, ठीक है। किस तरह से हमारे पोइट ने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देके हमें ये बातें बताई गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आउटलाइन ऑफ द पोएम, इस पोएम की जो इम्पोर्टेंस बातें वो क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखने चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि द पोएम हैज़ 3 स्टेंजा। इस पोएम के अंदर हमें 3 स्टेंजा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट ट्राइज टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स लव एक्सपीरियंस। इसके अंदर हमें नेचर का जो कॉम्प्लेक्स लव है उसके एक्सपीरियंस के बारे में हमें यहाँ पे इस पोएम के अंदर देखने को मिलेगा। तो हमारे जो जॉन डन है उन्होंने हमें 2 प्रकार के लव के एक्सपीरियंस बताए। वो कौन से 2 काइंड ऑफ लव एक्सपीरियंस कौन से, एक तो चाइल्डिश लव मतलब जो बचपन के अंदर जो बच्चे का जो प्रेम होता है किसी वस्तु के लिए, एक तो वो, और एक होता है पैशनेट लव जो कि किसी व्यक्ति को किसी से होता है जो बड़े होने के बाद। तो एक वो पैशनेट लव होता है, या अपने काम के प्रति किसी का जो प्रेम होता है उसे हम पैशनेट लव कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माना गया है कि चाइल्डिश लव को यहाँ पे इग्नोर किया गया है, क्योंकि बच्चों का प्रेम इतना ही होता है कि जस्ट हाँ उनके सामने जो वस्तु है तो बस तब तक उनको वो चीज़ याद है, उसके बाद उससे कोई लेना देना नहीं होता। और पैशनेट लव क्या होता है, किसी व्यक्ति का उसके लिए तीव्र इच्छा होती है, मतलब उसके लिए वो खास कर से काम करता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट द अनफीलिंग फुलिश एंड सोल्स ऑलमोस्ट अस्लीप होली इन अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ लव। अब माना जाता है कि जो हमारे पोएम का पहला स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से अनफीलिंग, बिना इच्छा वाले लोग या बिना जिनकी फीलिंग्स है वो लोग, फुलिश लोग, जो पागल लोग हैं और जो पागल आत्माएं हैं, वो किस तरह से इधर उधर क्या कर रही है, भाग रही है, ठीक है। किस तरह से वो इधर उधर, उनको कोई अवेयर नहीं है। जैसे माना जाता है कि कोई प्रेमी होते हैं, वो प्रेमी जो जोड़ा होता है वो किस तरह से गाँव में जाके जैसे अवेयर नहीं होता किसी वस्तु के लिए या उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ लव, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये माना जाता है, यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि या जैसे जो प्रेमी जोड़ा होता है जब वो गांव में जाता है तो उनको वहाँ पे किसी वस्तु की, जैसे शहर से आया तो उनको गांव की कोई बातें पता नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टोरी आएगी कि 7 लोग, ठीक है, 7 लोग थे जो कि क्या एक केव में एक रात रुकते हैं। एक गुफा के अंदर 7 पीपल्स जो थे वो एक क्या होता है, एक गुफा के अंदर रुकते हैं। और वो जब रात को सोते हैं, ये लोग वो थे कि एक यात्रा पर निकले थे, ये यात्रा पर निकले थे। इन्होंने देखा था कि हम क्या करेंगे कि जीवन की, ये बड़े उच्च परिवार से थे सारे, कोई ना कोई करोड़पति थे, कोई बिजनेसमैन थे, सब अलग अलग समय से थे, ठीक है। तो वो चाहते थे कि किस तरह से हम एक ऐसी यात्रा पर जाएं जहाँ पे हमें हर तरह का एक्सपीरियंस हमें जीवन का मिले, ठीक है। तो ये कई गाँवों से भी गुजरते हैं, कई परेशानी से गुजरते हैं, कई रातें इनको कहीं सोना पड़ता है। तो बड़े बड़े महल के लोग जब ऐसे एक यात्रा पर निकलते हैं तो इनको बहुत सारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। और ये एक्सपीरियंस कैसा होगा, इनका पैशनेट लव होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो अनफीलिंग लोग हैं, जो फुलिश लोग हैं, वो जब गांव में आसपास बिना किसी चीज़ों में, जैसे बिना किसी इनअवेयर, ये जो आत्मा है
कहीं घूमती है, तो इनको कोई किसी से लेना देना नहीं होता, ना इनको कोई एक्सपीरियंस से लेना देना होता है। तो ये सारे किस में आएंगे, चाइल्डिश लव में आएंगे। और इसी तरह से जो सोल है ऑलमोस्ट असिप द होली इनवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द लव, और यहाँ पे इनअवेयर है, यहाँ पे कोई प्रेम इनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम देखेंगे कि हमारा सेकेंड स्टेंजा हमें क्या कहेगा। द इमेजरी इन द स्टेंजा ब्रिंग्स द, इस स्टेंजा जो फर्स्ट स्टेंजा इसके अंदर जो इमेजनरी है, ब्रिंग्स द आइडिया ऑफ द सोल अस्लीप एंड नाइट टाइम, कि इसके अंदर हमें देखने को मिला है किस तरह से लोग क्या करते हैं कि रात को जब सोते हैं, ठीक है, सोने के बाद जब वो 7 लोग थे जो उसमें सोए थे जो गुफा के अंदर, तो उनके सोने के बाद ऐसे लग रहा था कि वो डेड पीपल है, उनकी उसके अंदर कोई धड़कन नहीं है, मानो ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरी एक अंधेरे के अंदर बस मृत आत्माएं वहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ अलग से हमको वहाँ पे इमेजनरी देखने को नहीं मिलती। फिर सेकंड स्टेंजा के अंदर क्या था कि ओपन्स इन द मॉर्निंग, जब वो लोग सुबह वापस उठते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरे से वो जब आत्माएं मिलती है तो उनके सामने एक नया एक्सपीरियंस होता है। वो एक दूसरे के आंखों में क्या, जब उनके आंखों के बीच में एक दूसरे की जो परछाई पड़ती है तो उसी के अंदर हमें पूरा क्या दिखता है, पूरा एक संसार दिखता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से पोइट क्या कहता है कि जिस तरह से जो सन है, जो सन है, ठीक है, वो सन क्या होता है, लाइट करता है किस पे, अर्थ पे। इसी तरह से जो लव की जो लाइट है, ये सन है, ये लाइट करेगा दुनिया के हर कोने में, हर एक पार्ट में इसका प्रकाश जाएगा। उसी तरह से जो ये प्रेम का प्रकाश है, ये प्रेम की जो दुनिया है वो क्या है, वो भी हर एक व्यक्ति के जीवन में एक क्या कहते हैं, एक प्रकाश या एक लाइट छोड़ती है हर किसी के जीवन के अंदर। इसीलिए जो लव है वो भी क्या है, एक सन का काम कर रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू आपके जॉन डन के अनुसार, ठीक है। ये कहते हैं कि सेकंड स्टेंजा ओपन इन द मॉर्निंग फॉलोइंग नाइट एंड द पोइट विशेस टू द सोल फुली अवेकिंग, और वो देखते हैं कि वो जो आत्माएं थी वो फुली अवेकिंग हो गई हैं, पूरी तरह से तैयार है नए एक्सपीरियंस के लिए। और इसी तरह से कहते हैं कि जब जो ये प्रेम की जो दुनिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे पोइट है ये 2 हेमिस्फीयर की बात करेंगे, कि जो 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, कि वो वहाँ पे भी क्या होता है कि कई बार 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, लेकिन वो जो रात का जो समय होता है, जो जिस समय सूर्य नहीं उग रहा होता, तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि मानो पूरे जो प्लेस है वो पूरी तरह से किस तरह से मृत पड़ी है, मतलब वहाँ पे कोई हलचल पैदा नहीं होती। और जिस तरह से जैसे सन आता है तो वहाँ पे सारी हलचल होना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं कि डन कंपेयर्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द ईच लवर फेस इनटू आइज ऑफ द अदर टू ए हेमिस्फीयर। यहाँ पे डन कहेंगे कि किस तरह से जब 2 आत्माएं आपस में मिलती है तो उनकी आंखों के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन में दिख लगता है कि एक 2 हेमिस्फीयर, 2 तरह के एक दूसरे की आंखों के अंदर 2, कहते हैं कि पूरी वर्ल्ड दिख रहा है, 2 वर्ल्ड दिख रहे हैं, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं। और वो ही हेमिस्फीयर क्या है, उन प्रेमियों के लिए एक नया क्या है, एक नया युग है या एक नया प्लेस है या नई अर्थ है। उनके लिए जो प्रेमी होते हैं उनके लिए ये जो एक नया प्लेस है, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे हमारे आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो अब तक जो हमने पोएम पढ़ा तो हमारे इसमें क्या था कि आने वाला कल, हमारे पोएम का हेडिंग भी है कि आने वाला अच्छा कल। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यही है कि आपको जब यहाँ पे जॉन डन कह रहे हैं कि आपको जो अपना एक्सपीरियंस है, जो पैशनेट एक्सपीरियंस होता है, वो हमेशा आपको क्या रखना चाहिए, तत्पर रखना चाहिए। आपको जीवन के अंदर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आप बिना ऐसे घूमे हो आए हो इस दुनिया के अंदर, आप बिना कुछ किए, बिना कुछ फुलिश लोगों की तरह इधर उधर घूम के वापस चले जाओगे तो आपको इस जीवन के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख के यहाँ से आपको जाना है, क्योंकि आपके जीवन का हर पल क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी जॉन डन जो कहना चाहते हैं वो यही है कि आपको क्या लेना है, पैशनेट लव करना है। अपने हर जीवन के हर वस्तु से आपको क्या करना है, पैशनेट लव। और आपको अपने जीवन की क्या करनी है, आपके जीवन के ऊपर एक लाइट छोड़नी है, ठीक है। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम के क्या है
व्हाट इज ए मेटाफिजिकल पोइट। मेटाफिजिकल का मतलब ये होता है कि जो पोइट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक अलग ही दुनिया की बात का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं हमारे जो आधुनिक दुनिया है, ठीक है। कहते हैं ना, इसी तरह से कहते हैं कि भौतिक लव किस तरह से हमारे आध्यात्मिक लव में परिवर्तन होता है, इसी तरह से यहाँ पे जो ये मेटाफिजिकल पोइट होता है एक भौतिक दुनिया को क्या करते हैं, आध्यात्मिक दुनिया से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इसीलिए हम उसे मेटाफिजिकल पोइट कहते हैं। और हमें क्या करना है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू डन पोएम द गुड मैरो। और हमें इसी के साथ क्या करना है, हमारी जो ये पोएम है द गुड मैरो, इसके जो एलिमेंट्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको बताते हुए हमें ये क्वेश्चन पूरा करना है। और इसी तरह से ये हमारे एग्जाम का एक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थी हमारी पोएम द गुड मैरो बाय जॉन डन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो अब हम हमारी जो नई यूनिट है, हमारी 4 पोएम पूरी हो गई है। अब हम हमारी नई यूनिट जो हमारी 3rd यूनिट होगी, उसी की एक और नई पोएम के साथ मैं आपके सामने पेश होऊंगा अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू।